अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MSC1 के ऊपर किस तरह से एंटीजन रिप्रेजेंट होता है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंडोजीनियसली एंटीजन प्रेजेंट होता है वो किस तरह से एक सेल की सरफेस के ऊपर MSC1 के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। तो इसी टॉपिक को आज हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है जिसमें ये एक सेल क्या है, इन्फेक्टेड सेल है। इन्फेक्टेड सेल मीन केस में कोई वायरस प्रेजेंट हो सकता है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, या कोई और भी प्रोटीन प्रेजेंट हो सकती है जिसको हमारी बॉडी फौरन कंसीडर कर सकती है। तो क्योंकि ये इन्फेक्टेड सेल है तो इसके अंदर ऑफ कोर्स कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो ये इन्फेक्टेड सेल करेगा क्या कि ये जो एंटीजन है इसकी होगी प्रोसेसिंग इस सेल के अंदर, और ये क्या होगा MSC1 के ऊपर अटैच होगा और क्या होगा यहाँ पे सेल की सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ पे मैंने MSC1 बनाया हुआ है और ये एंटीजन जो है MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच हो गया है और इस एंटीजन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है? टी सेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहा है। और टी सेल अपने टी सेल रिसेप्टर के थ्रू इसको डिटेक्ट करते हैं और कुछ केमिकल मीडिएटर रिलीज करवाते हैं। एक तो उससे क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स इन्हांस हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि ये सेल स्पेशली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं जिसे हम CD8 सेल भी कहते हैं, वो उस सेल को यानी कि वो सेल जो MSC1 के थ्रू एंटीजन को रिप्रेजेंट करवा रहा होता है उस सेल की किलिंग करवा देते हैं। तो हमने आज का जो टॉपिक है उसमें हमने ये मैकेनिज्म देखना है कि ये सेल जिसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट है इसकी किस तरह से प्रोसेसिंग होती है कि ये MSC1 की सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो इस सब स्टेप्स को इंशाल्लाह हम आज डिटेल में देखेंगे। तो ये स्टेप्स पढ़ने से पहले या डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो एंटीजन है वो MSC1 की सरफेस के ऊपर तब अटैच होगा जब उसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी। वो कौन कौन सी? एक तो उसकी नेचर हमेशा क्या होनी चाहिए? पेप्टाइड नेचर होनी चाहिए। मीन्स के क्या होना चाहिए? अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ हो। इसके अलावा कोई और एंटीजन आ जाए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स, वो कभी भी MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो पाएंगे। हमेशा ही MSC1 क्या करता है? पेप्टाइड्स को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देता है। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात कौन सी है, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? दूसरी प्रॉपर्टी उस एंटीजन की है साइज। जो MSC1 है वो एक स्पेसिफिक साइज का जो एंटीजन है सिर्फ उसी को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देता है। इसके अलावा अगर उसका साइज बड़ा हो जाए या स्मॉल हो जाए तो उसको अपने सरफेस के ऊपर अटैच नहीं होने देगा MSC1। तो ऑप्टिमम साइज जो MSC1 अपनी सरफेस के ऊपर अटैच करता है वो है 9 अमाइनो एसिड। इसी तरह MSC2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 अमाइनो एसिड्स को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देता है। ये 9 को क्यों अपने सरफेस के ऊपर अटैच होने दे रहा है? क्योंकि इसकी जो कन्फर्मेशन होती है, इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर भी डिटेल में देखेंगे MSC1 और MSC2 की। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे उसने एंटीजन को बाइंड करना होता है वो क्लोज फॉर्म में होती है MSC1 की। इसी वजह से वो 9 अमाइनो एसिड्स को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देता है। और जो MSC2 की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? ओपन होती है। तो इसी वजह से वो 12 अमाइनो एसिड्स का जो साइज होगा पेप्टाइड का उसको अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देगा। तो हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज देख ली कि एंटीजन MSC1 की सरफेस के ऊपर तब अटैच होगा जब उसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो पेप्टाइड इन नेचर होगा और दूसरा क्या होगा? उसका साइज 9 अमाइनो एसिड तक होना चाहिए। यानी कि वो पेप्टाइड जिसका साइज 9 अमाइनो एसिड है वो MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकता है। अब हमने देखना है कि ये जो एंटीजन सेल के अंदर प्रेजेंट है इसकी कैसे प्रोसेसिंग होगी आगे फर्दर। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट है ये प्रोटीन नेचर है। तो जब प्रोटीन नेचर है तो हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पेप्टाइड्स मिलके क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। अब क्योंकि हमने बताया कि MSC1 तब ही उस पेप्टाइड को अपनी सरफेस के ऊपर अटैच होने देगा जिसका साइज 9 अमाइनो एसिड होगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है इसका साइज तो काफ़ी बड़ा है, तो इसकी ब्रेक डाउन होना पहले लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो एंटीजन इस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ब्रेक डाउन होगी। अब इसकी ब्रेक डाउन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उस सेल के अंदर उसे हम कहते हैं प्रोटियोसोम।
तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है इसको हम कहते हैं प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम, ये जो प्रोटियोसोम होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, और हमें पता है कि प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं, जो पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं बिटवीन अमीनो एसिड्स उनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं प्रोटीएज एंजाइम। तो ये जो प्रोटियोसोम है ये क्या करवाएगा, ये जो एंटीजन है इसकी ब्रेक डाउन करवा देगा, इसमें स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, और ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनते हैं इनका साइज, अब क्योंकि ये जो प्रोटीन थी या कोई भी पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, इसका साइज काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब जो फ्रैगमेंट्स उससे जनरेट होंगे इसकी ब्रेकडाउन के बाद उनका साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 से 16, यानी इतना बड़ा नहीं होता। अब इतना एक साइज है कि ये अटैच हो सकते हैं MSC1 की सरफेस के ऊपर। थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है, मतलब जैसे 16 साइज है तो ये काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 9, तो इसकी थोड़ी ट्रिमिंग होने की ज़रूरत है। इसी तरह 12 साइज है उसकी भी ट्रिमिंग होने की ज़रूरत है, तो वो फर्दर मॉडिफिकेशन होगी बाद में, उसको भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं एंटीजन जैसे पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, उनको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोम। अब ये जो प्रोटियोसोम है इसकी स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया कि प्रोटीएज पे मुश्तमिल होती है, तो ये है उसका फंक्शनल पार्ट। ये जो फंक्शनल पार्ट है इसको हम कहते हैं 20S, यानी इसका साइज होता है 20S। इसी तरह इसके साथ एक और रेगुलेटरी पोर्शन भी होता है, वो इसके ऊपर होता है। यहाँ पे जो रेगुलेटरी पोर्शन होता है वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है स्पेसिफिक जो एंटीजन होते हैं सिर्फ उन्हीं को एंटर होने देता है, इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी पोर्शन। और इसका जो साइज होता है वो होता है 19S। और यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रही है प्रोटीन्स की, और जिससे क्या बन रहे हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो रही है वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यानी कि ATP की मदद से ब्रेक डाउन होती है। तो ATP की ब्रेक डाउन होती है, उससे जो एनर्जी मिलती है उससे ब्रेक डाउन होती है इस पॉलीपेप्टाइड्स की, और स्मॉल पेप्टाइड्स उससे जनरेट होते हैं। इसी तरह ये जो प्रोटियोसोम है इसी की एक और मॉडिफाइड फॉर्म भी होती है जिसे हम कहते हैं अम्यूनो प्रोटियोसोम। अब ये जो अम्यूनो प्रोटियोसोम है ये हर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ये स्पेसिफिक सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है अम्यूनो प्रोटियोसोम। अब ये अम्यूनो प्रोटियोसोम बनता कैसे है, इसी प्रोटियोसोम, ये जो जनरल प्रोटियोसोम है जो हर सेल में प्रेजेंट हो सकता है, उसी में ही मॉडिफिकेशन होती है तो वो बन जाता है अम्यूनो प्रोटियोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अम्यूनो प्रोटियोसोम जो इसमें मॉडिफाइड होकर बना है वो कौन कौन से सेल्स में होगा। वो होते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सिर्फ उन्हीं में ही प्रेजेंट होता है अम्यूनो प्रोटियोसोम, यानी कि प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनके ही अंदर ही अम्यूनो प्रोटियोसोम प्रेजेंट होगा। अब इसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है, यानी उस सेल में तो पहले ये जनरल फॉर्म में है प्रोटियोसोम, तो कैसे ये कन्वर्ट होगा अम्यूनो प्रोटियोसोम में, तो उसके लिए स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो हम उन्हें कहते हैं LMP2 एक जीन है, और एक दूसरा है LMP7। ये दो जीन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो जनरल प्रोटियोसोम होता है उसको अम्यूनो प्रोटियोसोम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं ये MSC1 के MSC2 के जीन्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जीन्स स्टिमुलेट कब होंगे, जब प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहे होते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गैमा इंटरफेरॉन हो गया, इसी तरह ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा हो गया। ये दो प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर जब एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, दोनों ही जीन्स को एक्टिवेट करवा देते हैं। अब इनसे कुछ कैटालिटिक प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं, वो क्या करती हैं, इनके कुछ, ये जो जनरल प्रोटियोसोम है इसके कुछ कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं स्पेशल कंपोनेंट्स के साथ। तो फर्स्ट में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स रिप्लेस हो जाते हैं स्पेशल कंपोनेंट्स के साथ। जब ये स्पेशल कंपोनेंट्स में रिप्लेस हो जाते हैं तो अब ये प्रोटियोसोम जो है इम्यूनो प्रोटियोसोम में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका फंक्शनली क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अम्यूनो प्रोटियोसोम जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू जनरल प्रोटियोसोम, यानी कि ये क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन है उनकी ब्रेकडाउन करवाएगा, या जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन करवाएगा। और दूसरा क्या करेगा, उनका जो साइज होगा वो एक्यूरेट होगा, यानी कि उस साइज में वो ब्रेक डाउन करवाएगा
पॉलीपेप्टाइड्स की या स्मॉल पेप्टाइड्स में जो अच्छे से MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो फर्स्ट जो उसका प्रोसेस है एंडोजीनियस एंटीजन जो होता है, यानी कि जो सेल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, उसकी प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसकी ब्रेकडाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि उसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी। जो प्रोटियोसोम है वो उसकी ब्रेकडाउन करवा देता है स्मॉल पेप्टाइड्स में, और ये जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं इनका साइज हो सकता है 8 से 16 अमाइनो एसिड। यहाँ पे जो फ्रेगमेंट स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट हुए हैं, जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं, अभी तक ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट हैं। ये क्या है, साइटोसोल पोर्शन, एक सेल का ये है साइटोसोल पोर्शन। अब इन्होंने किस तरफ मूव करना है ताकि ये MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकें, तो इन्होंने मूव करना है अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है MSC1। तो वहाँ पे इन पेप्टाइड्स की अटैचमेंट होती है MSC1 की सरफेस के ऊपर। फिर क्या होता है, यहाँ से वेसिकल बनते हैं, वो गोल्गी अपरेटस में जाते हैं, गोल्गी अपरेटस के बाद यहाँ पे फिर सरफेस में जाते हैं, और आगे फिर फर्दर वो रिप्रेजेंट करेंगे एंटीजेंस को, टी सेल्स को। अब हम देखते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या ऐसी प्रोसेस होते हैं कि वो MSC1 की सरफेस के ऊपर जाके अटैच होते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको अब हम डिटेल में देखते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक का ये फर्ज करें, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने यहाँ पे बड़ा करके बना दिया है। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पोर्शन है, और ये है उसकी मेम्ब्रेन, और ये क्या है, राइबोसोम्स है। जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, वहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ये हो गया राइबोसोम, और इनका काम होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करवाना। और इसी तरह ये होगी मेम्ब्रेन। और अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया जाए तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनसाइड पोर्शन होता है, ये वाला या ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमन। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन पोर्शन, और ये है उसका साइटोसोलिक पोर्शन, और तो यहाँ पे उसका ये हो गया साइटोसोलिक पोर्शन, साइटोसोल। और हमारे फिलहाल जो पेप्टाइड्स हैं, जो स्मॉल पेप्टाइड्स जो हमें एक्वायर्ड हुए थे इसकी ब्रेकडाउन से, अभी तक वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने क्या करना है, हमारे सेल ने क्या करना है, इनको इनसाइड मूव करवाना है ताकि ये MSC1 के ऊपर जाके अटैच हो सके। अब इनको इनसाइड मूव करवाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर का होना लाजमी है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन्होंने मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना है। तो इनको यहाँ से पास करवाने के लिए स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टैप। वो इनकी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं इनसाइड ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनको हम टैप इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर, इनका काम होता है एंटीजन की प्रोसेसिंग में इनका काम हो रहा है, यानी कि ये एंटीजन प्रोसेसिंग में एसोसिएट करवा रहे हैं ये ट्रांसपोर्टर। तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं टैब। टैब मीन के ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है इसको हम कहते हैं टैब। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं टैब 1, या इसके दो वो कह सकते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टैब 1 और एक को हम कहते हैं टैब 2। अब अगर इसकी उसको देखा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए, तो इसका ये वाला पोर्शन क्या है, साइटोसोलिक पोर्शन है, यानी कि कुछ पोर्शन इसका साइटोसोल में होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन। कुछ है ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन, यानी कि मेम्ब्रेन से क्रॉस कर रहा है, जैसे ये पोर्शन जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है। और कुछ पोर्शन क्या होता है, ल्यूमन में प्रेजेंट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पोर्शन है वो यहाँ पे ल्यूमन में प्रेजेंट होता है। तो यानी कि इस तरह से कुछ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। अब जब पेप्टाइड्स मूव कर रहे होते हैं इनसाइड, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हो रही थी पॉलीपेप्टाइड्स की, तो वहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रही थी। तो यहाँ पे भी जब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है पेप्टाइड्स की ल्यूमन के अंदर, यहाँ पे भी क्या हो रही होती है, एटीपी यूटिलाइज हो रही होती है, यानी कि एटीपी की ब्रेकडाउन होगी, उससे क्या बनेगी, एडीपी प्लस फास्फेट बनेगा। तो जब एटीपी की ब्रेकडाउन होगी तो उससे जो एनर्जी एक्वायर्ड होती है उससे क्या होता है, ये पेप्टाइड इनसाइड मूव कर जाते हैं। अब ये क्या हुआ, पेप्टाइड इनसाइड मूव कर गए हैं, लेकिन अभी तक MSC की सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हुए। अब हम देखते हैं कि MSC1 की सरफेस के ऊपर ये अटैच कैसे होंगे और MSC1 प्रेजेंट कहाँ पे होता है।
हमें जैसे पता है कि राइबोसोम है और राइबोसोम में क्या होती है, आरएनए आता है और मैसेंजर आरएनए स्पेशली, और क्या होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है और उससे प्रोटीन बनती है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा किसका, MSC1 का, यानी उसके जीन्स प्रेजेंट होंगे। इन जीन्स की क्या होगी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उससे क्या बनता है, आरएनए बनता है, स्पेशली मैसेंजर आरएनए बनता है। तो यानी कि जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हुई और क्या बना, मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो इस राइबोसोम में आएगा, ये मैसेंजर आरएनए, और इसकी ट्रांसलेशन होगी, और इसकी ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनेगी वो MSC1 की प्रोटीन होगी। तो इस तरह यहाँ पे मैंने उसको बड़ा कर दिया था राइबोसोम को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आएगा, उसकी क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी, और उससे प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन किसके लिए होगी, यानी किसकी होगी, MSC1 की प्रोटीन होगी। अभी तक ये देखिए प्रोटीन सही तरह से फोल्डेड फॉर्म में नहीं है, यानी एक्चुअल फॉर्म या फंक्शनल फॉर्म में नहीं है ये प्रोटीन। तो इसकी फंक्शन, यानी इसका जो प्रॉपर फंक्शन है वो करने के लिए इसको प्रॉपर फोल्डिंग लाजमी होती है किसी भी प्रोटीन की। तो इसको फोल्ड करवाने के लिए स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चैपेरोन्स, मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स। ये जो चैपेरोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन को उसको उसकी फाइनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको फोल्डिंग में हेल्प करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो चैपेरोन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो इसकी फोल्डिंग में हेल्प करेंगे वो हैं दो, एक को हम कहते हैं कैलनेक्सिन, और दूसरा उस वक्त जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ERP57। ये दो चैपेरोन क्या करते हैं, ये इस MSC1 जो है, अच्छा MSC1 जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है उसकी अल्फा चेन, यानी एक चेन होती है अल्फा, और दूसरी एक चेन प्रोड्यूस होती है, वो अलग मैसेंजर आरएनए होगा, उसकी दूसरी चेन जो होती है वो होती है, उसे हम कहते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल चैपेरोन जहाँ पे अटैच होते हैं ये दो, कैलनेक्सिन और ERP57, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा चेन पे अटैच होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसके साथ अटैच होंगे कैलनेक्सिन और ERP57, इसकी प्रॉपर अब फोल्डिंग होगी अल्फा चेन की। तो यहाँ पे मैं अल्फा चेन बना देता हूँ, अब इसकी एक प्रॉपर फोल्डिंग होगी है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ चैपेरोन्स। कौन कौन से चैपेरोन्स, कैलनेक्सिन और ERP57, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैलनेक्सिन, ये हो गया कैलनेक्सिन, और ये हो गया ERP57। अब यहाँ पे देखें इसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो गई है इसकी, और ये एक ग्रुप बन गया है। इस ग्रुप में क्या होना है, ये जो एंटीजन पेप्टाइड एंटर हुए इन्होंने यहाँ पे आके अटैच होना है इस ग्रुप में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होता है कि ये जो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन चेन होती है ये भी MSC1 उसका हिस्सा है, यानी कि उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं MSC1 के, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कैलनेक्सिन है ये डिटैच हो जाएगा। अब ये कैलनेक्सिन डिटैच हो गया यहाँ से, अब क्या होगा, ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी और इधर आके अटैच हो जाएगी। अब ये क्या हुआ, एक प्रॉपर शेप बन गई है इसकी MSC1 की, यानी कि MSC1 की अब एक प्रॉपर शेप बन गई है। अब इसको मूव करवाना है यहाँ पे, ये जो ट्रांसपोर्टर है टैप यहाँ तक मूव करवाना है, तो इसके लिए एक और चैपेरोन्स रिक्वायर्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टैपेसिन, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं कैलरेटिकुलिन, कैलरेटिकुलिन। ये टैपेसिन और कैलरेटिकुलिन क्या करते हैं, ये जो MSC1 बना हुआ है यहाँ पे, अब इसको मूव करवाएंगे यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टर तक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे टैपेसिन आके अटैच हो जाएगा, ये हो गया टैपेसिन, और इधर आके अटैच हो जाएगा कैलरेटिकुलिन। अब क्या होगा, ये मूव करेगी इधर, और ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये यहाँ पे मूव करेगा। अब क्योंकि ये जो पोर्शन है ये क्या है, टैपेसिन है। टैपेसिन इस वजह से कहते हैं कि ये टैप एसोसिएटेड प्रोटीन होती है, यानी टैप एसोसिएटेड मीन कि ये जो प्रोटीन है ये टैप ट्रांसपोर्टर के साथ अटैच होना है इसने। तो फर्स्ट अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो जब मूव करेगा तो टैप इस मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच होगी, यानी टैपेसिन जो है, टैपेसिन इस टैप के साथ डायरेक्टली अटैच होगा ये वाला।
अब उसके साथ क्या अटैच है, अल्फा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ अल्फा चेन। ये हो गया अल्फा चेन, ये हो गया टैप। फिर उसके साथ क्या है यहाँ पे बीटा माइक्रोग्लोबुलिन चेन, और यहाँ पे है कैल रेटिकुलिन, ये हो गया कैल रेटिकुलिन, और यहाँ पे ऊपर है ERP57। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब ये मेम्ब्रेन के पास भी आ गया है। अब यहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि उनका लेंथ होती है 8 to 16 जब वो प्रोटियोसोम में ब्रेक डाउन होती है उनकी, यानी इनका साइज़ है 8 to 16। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये 9 अमीनो एसिड्स का जो साइज़ होगा वो बेस्ट होता है MSC1 के सरफेस के ऊपर अटैच होने के लिए। तो अब क्या होगा कि अगर इनकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, फ़र्ज़ करें इसकी लेंथ है 14 या फिर है 16, तो अब इनको हमने 9 में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो सेल है उसने इसको 9 में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसी ल्यूमन के अंदर ही, जिसे हम कहते हैं ERAP। ERAP मीन्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमाइनो पेप्टाइडेज। ये जो ERP है, AP जो है, इसकी एक टाइप होते हैं ERAP1, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब ये क्या करेगा, ये एंजाइम, ये जो वो पेप्टाइड जिनकी लेंथ 9 से बड़ी है, यानी 16 है, 14 है, उनकी अब क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवा देगा और उनको कन्वर्ट कर देगा अप्रॉक्सीमेटली 9 अमीनो एसिड्स में, यानी उसकी क्या करवा देगा, ट्रिमिंग करवा देगा। ट्रिम का मतलब होता है उसको कट कर देना, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट कर देगा, ये ERAP1। अब इसकी ट्रिमिंग भी हो गई है। अब ये जो हमारा पेप्टाइड है वो प्रॉपर एक शेप में भी आ गया है, यानी कि अब ये रेडी है MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच होने के लिए। अब क्या होगा, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, जो चैपेरॉन्स हैं, वो अब इससे डिटैच हो जाएंगे, यानी ERP1 भी डिटैच हो जाएगा यहाँ से, इस तरह टैपेसन भी यहाँ से डिटैच हो जाएगा, इस तरह कैलनेक्सन भी यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये हो गया अल्फा चेन ऑफ MSC1, ये है अल्फा चेन, और यहाँ पे होगी ये बीटा चेन। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी चैपेरोन अटैच नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा एंटीजन है वो भी अब प्रॉपर शेप में आ गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा हमारा एंटीजन जो पेप्टाइड है, और इसका साइज़ भी ऑप्टिमम है साइज़ जो MSC1 की सरफेस के ऊपर अटैच हो सकता है, ये β2। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर बन गई है। इस तरह से यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि ये MSC1 की सरफेस के ऊपर ये हो गया MSC1 की अल्फा चेन, और ये है बीटा चेन, और यहाँ पे एंटीजन आके अटैच हो गया है प्रॉपरली। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ तक प्रोसेस हो गया है कि एंटीजन आके अटैच हो गया है। अब यहाँ पे से क्या बनेगा, एक वेजिकल बनेगा यहाँ से, और वेजिकल में वही सारा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि MSC। अभी तक ये देखिए इनसाइड हैं, अभी तक आउटसाइड नहीं, साइटोसोल में इनका एक्सपोजर नहीं हुआ। और दूसरा क्या होगा, ये एंटीजन, और ये हो गए β2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन, और ये हो गया एंटीजन। अब ये जो वेजिकल बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये फ्यूज़ हो जाएगा गोल्गी अपरेटस में। जैसे ये गोल्गी अपरेटस में फ्यूज़ होगा, यहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी जो फाइनलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। जब फाइनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब यहाँ से गोल्गी अपरेटस से फिर एक और वेजिकल बनेगा। अब यहाँ से जब गोल्गी अपरेटस से जो वेजिकल बनेगा वो उसके अंदर फाइनलाइज फॉर्म में होगा MSC। यहाँ पे ये होगी उसकी अल्फा चेन MSC1 की, और ये हो गई उसकी बीटा चेन। अब ये क्या है, फाइनलाइज फॉर्म में हो गया है, और यहाँ पे ये अटैच है एंटीजन। अब क्या होगा, यहाँ पे मेम्ब्रेन और ये वेजिकल आपस में इनके ये फ्यूज़ हो जाएंगे मेम्ब्रेन, और ये जब जैसे फ्यूज़ होगा ये अब मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ मूव करेगी और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे ये रिप्रेजेंट होगी तो अब ये एंटीजन प्रेजेंट हो गया है टी सेल्स को। तो टी सेल क्या करेंगे, टी सेल रिसेप्टर के थ्रू इस एंटीजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे, और फिर क्या, अगर तो ये CD8 सेल, स्पेशली CD8 सेल ही MSC1 को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि MSC1 की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट हो रहे होते हैं उसको CD8 सेल ही डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, CD8 सेल इसी सेल की ही डेथ करवा देंगे, यानी कि इस सेल ने क्या किया था,
अपने ही सुसाइड के लिए ये एंटीजन रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को एंडोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग ये सारा स्टेप समझ आ गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।